हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कुपोषण टॉपिक करने वाले हैं। कुपोषण टॉपिक का सारा कुछ करेंगे। कैसे हम मापते हैं कि बच्चा कुपोषण है, ऊंचाई द्वारा कैसे नापते हैं, वजन द्वारा कैसे नापते हैं, कुपोषण का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत ही सरल तरीके से लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारी ए सीरीज़ का 14वां भाग है। इसके पहले के नहीं देखे हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। ए 13वां जो है मैंने कल करवाया था, जिसमें मैंने शैशव अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक की रहती है, उसके संपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए हैं। नहीं देखा है वीडियो, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो को पिन भी कर दूँगी, तो आप उसको वो वीडियो मिल जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं, 2 बच्चों को अच्छे से देख लीजिए। आने वाले जो जितने भी फैक्ट में कराऊंगी, ये दोनों बच्चों का बहुत रोल होने वाला है। एक बच्चा आपको दिख रहा होगा बहुत पिद्दा सा, बहुत दुबला पतला सा, हड्डी हड्डी दिख रही है, और एक ही बच्चा दिख रहा है एकदम फूला सा दिख रहा है। दोनों ही बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और दोनों ही अल्प कुपोषण से शिकार हैं। बट क्या हुआ है कि इसको जो है ना एडिमा हो गया है। अब एडिमा हो गया है तो ये क्या हो गया, इसके जो पानी है ना शरीर में, इसकी जो पेशियों में भर गया है, जिसके कारण ये फूला हुआ दिख रहा है। और इसको क्या है कि पूरा का पूरा इसका मांस जो है पूरा सूख गया है और इसको केवल ये हड्डी हड्डी बची हुई है। तो एकदम ये इस प्रकार से दिख रहा है। इसको बोलते हैं मरासमस। और जहाँ पे सूजन आ जाती है, मतलब जहाँ पे पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है बच्चे में, उसको बोलते हैं क्वासिओरकर। ये दोनों चित्र मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको क्लियर हो कि अगर एडिमा होता है, मतलब सूजन आती है बच्चे में, बच्चे का चेहरा एकदम, उसको हम बोलते हैं मून फेस। क्वासिओरकर में जो फेस होता है ना, उसको बोलते हैं मून फेस। और जो मरासमस में जो फेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं मंकी फेस। क्योंकि देखो ये एकदम से केवल हड्डी हड्डी दिखती, तो बच्चे का चेहरा एकदम से बंदर जैसा दिखने लगता है। और यहाँ पे जो मून जैसा ऐसा चमकीला नहीं बोलते हैं, वो जैसे अपने गाने में सुना है, चांद सा रोशन चेहरा, वो वाला चांद नहीं है यहाँ पे है गोल चेहरा हो जाता है, एकदम फूल के एकदम गोल हो जाता है। तो वो जो चेहरा होता है, वो मून फेस जो होता है, वो क्वासिओरकर में होता है। और वो जो एकदम से बंदर जैसा चेहरा हो जाता है, हड्डी हड्डी दिख जाती है, मांस पूरा सूख जाता है, तो वो जो चेहरा होता है वो मंकी या बंदर फेस उसको बोलते हैं। तो ये दोनों फैक्ट मैंने आपको क्लियर की। आने वाले जो हम फैक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको ये दोनों समझ में आएगा। इन्हीं का वर्गीकरण किया है, कैसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुपोषण नापते हैं, सारा कुछ आपको कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुपोषण होता क्या है। शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व मतलब होता है जैसे कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिले, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले, पर्याप्त मात्रा में फैट मिले, पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स मिले, बस जो फैट मिले, फैट और बस एक ही होता है, खनिज लवण मिले, फाइबर मिले, सारा कुछ आपको जो एक जितनी भी आपकी उम्र के हिसाब से जो क्वांटिटी होती है, सारा कुछ आपको पर्याप्त मात्रा में मिले तो वो पोषित होता है। लेकिन अगर वही कम मात्रा में मिलता है या बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है तो वो कुपोषण कहलाता है। कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प पोषण, कुपोषण, या एक होता है अति पोषण। अति पोषण मतलब जो मोटे लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खा खा के मोटे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अति पोषण। और जिन बेचारों को पोषण नहीं मिल पाता है वो कुपोषित हो जाते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है वो खा खा के मोटे हो जाते हैं, तो वो अति पोषित कहलाते हैं। दोनों ही को कुपोषण की श्रेणी में आएगा, क्योंकि दोनों ही पोषित नहीं है। एक बहुत ज़्यादा कम पोषित, उस एक को बहुत कम मिल रहा है और एक को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो दोनों ही कुपोषण की कैटेगरी में आएंगे। बट ये कंडीशन क्या है, एक को बहुत ज़्यादा और एक को बहुत कम। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण व्यक्ति को विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पदार्थों की कमी हो सकती है। किसकी कमी हो जाती है, विटामिन की, खनिज की, अन्य आवश्यक पदार्थों की। शरीर को लंबे समय तक संतुलित आहार ना मिलना भी कुपोषण है, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मतलब वो अगर बच्चा कुपोषित उसे अगर अच्छे हेल्दी लोग होगा ना, तो ये जो नॉर्मल इन्फेक्शन वगैरह है, सर्दी खांसी है, ये भी उसको टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता रहेगी ना शरीर की, वो बहुत अच्छी रहेगी। तो बाहर की एक्टिविटी से, मौसम से उसका शरीर प्रभावित नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर बच्चा कुपोषित होगा तो उसको प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, और उसको लूज़ मोशन, मतलब दस्त लगने लगेंगे, सर्दी खांसी ऑल टाइम बनी रहेगी, खांसी ऑल टाइम बनी रहेगी। तो ये स्थिति बन जाती है।
बच्चों और स्त्रियों को अधिकांश रोगों की जड़ कुपोषण। स्त्रियां जो कि नॉर्मली जो गरीब परिवार की स्त्रियां रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियां रहती हैं, वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, एनीमिया ग्रस्त हो जाती हैं। अगर बच्चे को पैदा करती हैं तो उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, तो वो कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। स्त्रियों में रक्ताल्पता या घेंगा रोग अथवा बच्चों में सूखा या रतौंधी, ये सारा का सारा कुपोषण के कारण ही है। अंधत्व भी कुपोषण का ही दुष्परिणाम। अंधत्व जो होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। किसी भी चीज़ की कमी हो, वसा की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, कैलोरी की कमी हो जाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, किसी की भी कमी से जो रोग होता है वो कुपोषण ही होता है। अगर पोषक तत्वों की कमी से कोई भी रोग आपके शरीर को हो रहा है, किसी भी पोषक तत्व की कमी से, भले वो विटामिन बेरी रोग भी होगा ना, तो वो कुपोषण ही हो रोग कहलाएगा। बेरी रोग में क्या होता है ना, व्यक्ति धीरे धीरे इतना पतला दुबला पतला हो जाता है कि उसको धीरे धीरे लकवा ही मार जाता है। तो वो जो लकवा रोग होता है ना, उसको बेरी रोग की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो मतलब किसी की भी पोषण तत्व की कमी अगर आपके शरीर में होती है तो वो कुपोषण का, अगर आपसे पूछें घेंगा रोग क्या है, तो वो कुपोषण ही कहलाएगा इनडायरेक्टली। कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं, तो यदि मानव शरीर को संतुलित आहार के जरूरी तत्व ना मिले तो वो क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा, तो शरीर की जो है एकदम से बच्चा अगर अच्छा खास बच्चे का जो वृद्धि होती है साल दर साल होती रहती है वृद्धि, जैसे कि जन्म के समय बच्चे की लंबाई अगर देखा जाए तो 45 से 50 सेंटीमीटर हो जाती है, 1 साल में इसकी 76 सेंटीमीटर हो जाती है, लगभग 4 साल में उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अगर ये लंबाई नहीं होती है, जो वजन होता है जन्म के समय अगर 3 किलो वजन है और 6 महीने में अगर वो 6 किलो नहीं हुआ है, या जो 1 साल है उसमें अगर वो 12 किलो नहीं हुआ है, 10 किलो नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ अगर ये नहीं होती है तो क्या हो, इसका मतलब शरीर की वृद्धि रुक रही है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं पोषण नहीं मिल रहा है। दूसरा, बच्चे की मांसपेशियां एकदम ढीली हो जाती हैं, ढिल्ला सा खड़ा होता है बच्चा, एकदम से अच्छा बोल्ड बच्चा नहीं दिखता, एकदम ढिल्ला ढाला सा खड़ा होता है, तो वो बच्चा, या उसकी मांसपेशियां ऐसी कुर्सी जाती हैं तो वो बच्चा समझो कुपोषण है। झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा, देखो एक बच्चा पैदा होता है एकदम बहुत अच्छा सा हेल्दी होता है। वो हेल्दी क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है जब बच्चा माँ की पेट में होता है ना, तो माँ की जो फैट के द्वारा जो माँ को फैट मिलता है उसके द्वारा बच्चे के चारों ओर क्या होती है, एक फैटी लेयर हो जाती है, एक बसा की एक परत चढ़ जाती है। जब बच्चा आता है ना बाहर तो एकदम अच्छा हेल्दी सा आता है, तो वो बच्चा पोषित होता है। वो जो वजन होता है ना उसका फैट का ही होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, उन क्यों होते हैं वो बच्चे, जैसे कि माँ को पर्याप्त पोषण नहीं मिला है, जब बच्चा पेट में है तो माँ ने अच्छे से खाना नहीं खाया, या बच्चा 9 महीने के पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई है, तो ये सभी ऐसे कारण होते हैं जो बच्चों को कुपोषण का लक्षण दिखाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उनकी जो झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं, बच्चे के चेहरे पे एकदम से कुपोषित सा बच्चा दिखता है, उसके चेहरे पे हड्डी दिखती हैं, हड्डी वाला चेहरा दिखता है, एकदम ऐसा लगता है किसी बड़े की शक्ल उस बच्चे में ला दी हो। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो कुपोषित है। और वहीं अगर अच्छा बच्चा हेल्दी है, 3-3.5 किलो का बच्चा है, तो वो मतलब पोषित है। कार्य करने पर अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बच्चा बहुत थक जाता है, तो वो कुपोषित है। एकदम बच्चे का चिड़चिड़ा होना, बच्चा हर वक्त ही रो ही रहा है, आप उसको चुप भी करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, दूध पिला के फिर छोड़ रहे हैं, फिर रोने लगा है, मतलब चिड़चिड़ा ही रहा है वो, उसको पूरे टाइम के पै हो ही रही है उसकी। तो वो ये जो कारण होता है वो चिड़चिड़ापन कुपोषण के कारण होता है, उससे हावी नहीं रहता है बच्चे में। बाल रूखे हो जाते हैं, चमक रहित हो जाते हैं, चेहरा भी एकदम कांतिहीन हो जाता है, आँखें एकदम, चेहरे में फैट ही नहीं रहेगा तो आँखें कैसी हो जाएंगी, एकदम धंस जाएंगी, और काला सा वृत्त बन जाएगा, शरीर का वजन कम हो जाएगा, कमजोरी आएगी, नींद तथा पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ किसके द्वारा हो जाती है, तो ये सारी चीज़ किसके द्वारा, कुपोषण के कारण ही ये सारे लक्षण दिखते हैं। जब व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है तभी ये जो सारे लक्षण दिखते हैं। हाथ पैर एकदम पतले हो जाते हैं, पैर बड़ा होना होता है, ये किस में होता है, पेट बढ़ जाता है और हाथ पाँव दुबले होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, वो होता है क्वासिओरकर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेट चेहरा क्या होता है, एकदम सूज जाता है, एडिमा हो जाता है बच्चे को। अब हम पढ़ते हैं कुपोषण के प्रकार। सबसे पहले होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण को हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, मतलब बहुत कम पोषण मिलना। यह माल न्यूट्रिशन का सबसे प्रमुख प्रकार है। इसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे कि खाद्य जो पर्याप्त अनुपात, जैसे कि विटामिन की कितनी मात्रा लेनी है, प्रोटीन्स की कितनी मात्रा लेनी है, मिनरल्स की कितनी मात्रा लेनी है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो अंडर न्यूट्रिशन में व्यक्ति चला जाता है।
यह स्थिति बच्चों, युवा, वयस्कों सभी में ही देखी जाती है। अगर पर्याप्त पोषण नहीं लूँगी ना, मैं चाहूँ मैं अगर प्रोटीन इंटेक करती रहूँ, कार्बोहाइड्रेट नहीं लूँ तो मैं कुपोषित हो जाऊँगी। मैं कार्ब लेती रहूँ, प्रोटीन नहीं लूँ तो मैं कुपोषित हो जाऊँगी। तो सारी चीज़ें एक पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए ज़रूरी होती है। अति पोषण को बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मोटे लोग क्या करते हैं, ज़रूरत से ही ज़्यादा खाते हैं। प्रोटीन जितना चाहिए है, एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए है, अब 46 की जगह पता चला 56 ले रहे हैं, 66 ले रहे हैं। एक पुरुष को चाहिए है 50 से 55 ग्राम, वो चला 75 ग्राम ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर जितनी मात्रा में 2500 किलो कैलोरी चाहिए है, पता चला 4000 कैलोरी एक दिन में इनटेक कर रहे हैं। तो ये अगर चीज़ें हो जाती है तो क्या हो जाता है, अति पोषण हो जाता है। इसमें अतिरिक्त खाद्य सेवन, अब मोटापा व्यक्ति में होगा तो धीमी शरीर गतिविधि होगी, वो शरीर जो क्या होगा, धीमे तरीके से काम करेगा। हृदय के जो रोग हैं वो अति कुपोषण के कारण होते हैं। मतलब अति बहुत ज़्यादा पोषण अगर खा लिया है तो हार्ट डिसीज हो, डायबिटीज हुई, बहुत ज़्यादा शुगर लेने से भी डायबिटीज हो जाती है। खाने का जो पर्याप्त कोई समय नहीं है, अनिश्चित आप समय पे खा रहे हो, पर्याप्त नहीं खा रहे हो तो डायबिटीज हो जाती है। ये उच्च आय वाले व्यक्तियों में और विकसित देशों में देखी जाती है बीमारी। जैसे कि जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनमें ये बीमारी, हार्ट वाली बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, ये अच्छे पैसे वाले लोगों में ही देखी जाती है। गरीब व्यक्ति कभी भी हार्ट की डिसीज से नहीं मरेगा, गरीब व्यक्ति को कभी डायबिटीज नहीं होगी। ये किसको होगी ये बीमारियां, जो अच्छे पैसे वाले लोग होंगे ना, उनको ही ये बीमारियां होंगी। अब कुपोषण के बारे में, और अब देखो हमने पढ़ लिया एक अल्प पोषण और एक हमने पढ़ लिया अति पोषण। अब अभी कुपोषण क्या हो जाएगा, ये दोनों का ही संयोजित रूप है। मतलब अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, मतलब कम और ज़्यादा, दोनों का ही जो संयोजित है वो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण होगा। इसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं मिल जाती। अल्प पोषण, अति पोषण दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे और ये विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। कुपोषण के कारण क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो सबसे पहला होगा लोगों का अशिक्षित होना। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो क्यों कुपोषित होंगे, वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेंगे, पर्याप्त मात्रा में विटामिन लेंगे, पर्याप्त मात्रा में सारी चीज़ें लेंगे तो वो बीमार ही नहीं होंगे। अशुद्ध और असंतुलित आहार अगर लेंगे, जैसे कि प्रोटीन ना लें, विटामिन ना लें, ये मिनरल्स ना लें, तो ये भी कुपोषण का कारण बनते हैं। अशिक्षा और जागरूकता की कमी, ये भी पोषण की कुपोषण का एक मेन चीज़ है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या खाने से हमें बीमारियां हो जाएगी, हम चले हैं तो चाट खा रहे हैं, समोसा रोज़ खा ही रहे हैं, समोसा ही खा रहे हैं। कोई बेचारा मजदूर है तो बेचारे को कुछ खाने ही नहीं मिल रहा है तो वो रोटी रूखी ही खा रहा है, सब्जी नहीं मिल रही है उसको, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। गरीबी और आर्थिक कठिनाइयाँ भी उचित पोषण की अनुपलब्धि का कारण बनती हैं। सेवाओं की कमी, जैसे कि पर्याप्त स्वास्थ्य स्तर नहीं मिलता है, पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, तो वो भी उसको प्रभावित करता है। जलवायु और पर्यावरण, जैसे बाढ़ आ गई, अब सभी कुछ ले गई है लोगों का, तो वो बच्चे कहाँ से खा पाएंगे, उनको जीविका का कोई साधन ही नहीं है, खाने को ही नहीं मिल रहा है कुछ, तो क्या अपने पोषण का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक कारण भी कुपोषण का कारण बनते हैं। कुपोषण के अपने सभी रूपों में, जैसे कि अल्प पोषण में क्या क्या आ जाता है, छींड़ता होती है, बौनापन आ जाता है, बौनापन जिसको हम स्टंटिंग भी बोलते हैं, कम वजन आ जाता है, कम वजन को हम वेस्टिंग भी बोलते हैं। याद रखना, जो बौनापन होता है, अभी नीचे में कराऊंगी, बौनापन को स्टंटिंग बोलते हैं और कम वजन को क्या बोलते हैं, कम वजन को बोलते हैं वेस्टिंग। अपर्याप्त विटामिन या खनिज, अधिक वजन, मोटापा और उसके परिणाम स्वरूप आहार और गैर संचारी रोग भी आते हैं। कुपोषण शब्द को 3 व्यापक समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा, जिसमें वेस्टिंग आती है। वेस्टिंग क्या हो जाएगी, ऊंचाई के अनुपात में कम वजन। यदि ऊंचाई के अनुपात में कम वजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वेस्टिंग बोलते हैं। अगर जैसे कि बच्चा अगर पैदा हुआ है, सपोज करो बच्चा पैदा हुआ है और 1 महीने का है, और 1 महीने में अगर उसकी जो लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर से कम है, लंबाई जो है वो 48 सेंटीमीटर से कम है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो वजन की बात चल रही है। वेस्टिंग मतलब होता है वजन,
कम वजन है ना। तो अगर उम्र के अनुसार वजन कम हो, जैसे बच्चा पैदा हुआ 1 महीने का, 1 महीने का बच्चे का वजन करीब 4 किलो होना चाहिए। यदि वजन 4 किलो नहीं होता है, सपोज करो 2.5 किलो हो गया है 1 महीने का वजन, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वेस्टिंग कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही स्टंटिंग, स्टंटिंग क्या होती है? आयु के अनुपात में अगर कम ऊंचाई हो, जैसे कि 1 महीने की जो बालक हो या बालिका हो, लगभग 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी 40 सेंटीमीटर लंबाई है, 35 सेंटीमीटर लंबाई है, तो वो क्या हो जाएगा? स्टंटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। तो और कम वजन, आयु के अनुपात में कम वजन, ऊंचाई के अनुपात में कम वजन वेस्टिंग कहलाता है। आयु के अनुपात में कम ऊंचाई स्टंटिंग कहलाती है। और कम वजन किस में होता है? आयु के अनुसार। मतलब इस प्रकार से 3 कैटेगरी होती है। वेस्टिंग में ऊंचाई के अनुपात में हम कम वजन, जैसे कि बच्चे की ऊंचाई तो हो गई बढ़िया 50 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चा 2 ही किलो का रह गया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो किस में कैटेगरी में आ जाएगा? वो वेस्टिंग कैटेगरी में आ जाएगा। कम वजन जो है ना, कम वजन मतलब आयु तो उसकी हो गई है 2 साल का बढ़िया हो गया है, लेकिन वजन उसका 5 किलो ही रह गया है। तो वही जो एक आदर्श वेट बताया गया, उसके अनुसार यदि ऊंचाई ना हो, उसके अनुसार अगर वजन ना हो, तो वो कुपोषण की कैटेगरी में आ जाता है। सूक्ष्म पोषक क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक मतलब होता है कि जिसमें बच्चे को विटामिन और खनिज लवणों की कमी हो जाए। सूक्ष्म पोषक में विटामिन और खनिज आ जाते हैं, याद रखिएगा। अधिक वजन जो मोटापा और आहार संबंधी गैर संचारी रोग होते हैं। अधिक वजन से क्या होता है? गैर संचारी रोग होते हैं, जैसे कि मोटापा हो गया, हृदय रोग हो गया, स्ट्रोक हो गया, मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया। ये क्या होते हैं? अधिक वजन के कारण हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुपोषण के विभिन्न रूप। कुपोषण के 4 प्रमुख विभिन्न रूप हैं। कौन कौन से हैं? सबसे क्या हो जाएगी? कमजोरी हो जाएगी। दूसरा स्टंटिंग, स्टंटिंग को क्या बोलते हैं हम? नाटापन। अगला हो जाएगा कम वजन, कम वजन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग। और विटामिन और खनिजों की कमी। कमजोरी, स्टंटिंग, कम वजन, विटामिन और खनिजों की कमी, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? ये कुपोषण की कैटेगरी में आ जाएगा, कुपोषण के विभिन्न रूपों में आ जाएगा। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कद के हिसाब से कम वजन को वेस्टिंग कहते हैं। कद के हिसाब से कम वजन को, कद के मतलब ऊंचाई के हिसाब से। मैंने बताया कि अगर ऊंचाई तो आपकी बढ़िया 50 सेंटीमीटर है, अब 50 सेंटीमीटर के अनुसार वजन आपका कितना होना चाहिए? करीब 3.5 किलो का वजन होना चाहिए, लेकिन वजन है 2 किलो, तो आप किस में आ जाओगे? तो आप वेस्टिंग कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब कद के हिसाब से कम वजन को वेस्टिंग कहते हैं। मध्यम या गंभीर रूप से वेस्टिंग वाले छोटे बच्चों में मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। मतलब जिनकी ऊंचाई तो अच्छी रहती है, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उनमें मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। उम्र के हिसाब से अगर कम ऊंचाई हो तो उसे बौनापन, बौनापन को और क्या बोलते हैं? स्टंटिंग बोलते हैं। बौनापन को और क्या बोला जाता है? स्टंटिंग। तो उम्र के हिसाब से अगर कम ऊंचाई हो तो उसको बौनापन या स्टंटिंग बोलते हैं। ये दीर्घकालिक या बार बार होने वाले कुपोषण का परिणाम है। ये क्रोनिक होता है। क्रोनिक मतलब क्या होता है? तो धीरे धीरे होता है। क्रोनिक मतलब होता है धीरे धीरे, और तीव्र मतलब क्या होता है? वो अचानक से हो जाता है। उम्र के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों को अंडरवेट कहा जाता है। याद रखना, उम्र के हिसाब से अगर कम वजन है तो अंडरवेट, और ऊंचाई के अनुसार वजन कम है तो उसे क्या बोलेंगे? वेस्टिंग। याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अगर उम्र के हिसाब से कम वजन है तो वो क्या कहलाएगा? अंडरवेट कहलाएगा। और ऊंचाई के अनुसार कम वजन है तो वो क्या कहला जाएगा? वेस्टिंग कहला जाएगा। कम वजन वाला बच्चा बौना, कमजोर दोनों हो सकता है। अगला देखते हैं बीएमआई क्या होता है। बीएमआई, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं, ऊंचाई के लिए वो वजन का एक सूचकांक है। इसमें बीएमआई नापी जाती है। उस बीएमआई के अगर आपका बीएमआई इतना है तो आप मोटे कहलाओगे, इतना है तो आप पतले कहलाओगे, ऐसा माना जाता है। तो इसको अधिक वजन और मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? व्यक्ति के वजन को मीटर में और उसकी ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करके परिभाषित किया जाता है। क्या सूत्र होता है इसका? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब किलोग्राम बटे वर्ग मीटर इसका स्क्वायर होता है। मतलब जितना, जैसे कि 50 किलो आपका वजन है, ऊंचाई आपकी कितनी है? जैसे ऊंचाई आपकी सपोज कीजिए ऊंचाई आपकी 100 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 100 सेंटीमीटर। अब आपको इससे बीएमआई का अपन 100, अब फिर अपन बीएमआई का अंदाज़ा लगाते हैं। अब बीएमआई वयस्कों में अधिक वजन को 25 या उससे अधिक के बीएमआई के रूप में मतलब 25 जो अगर बीएमआई है आपकी, अगर 25 बीएमआई है तो आप अच्छे हो, मतलब आपका वजन ठीक ठाक है, सही है। लेकिन अगर 25 से अधिक बीएमआई है, बीएमआई अगर बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स 25 से अगर ज़्यादा बीएमआई है तो इसका मतलब है आप मोटापे का शिकार हो सकते हो। लेकिन अगर
30 हो गई है BMI, तो मतलब आप मोटापे से भी ऊपर पहुंच गए, मतलब आप ओबीज हो गए, अब आपको मोटापा एक बीमारी बन गया है। तो कितनी होना चाहिए औसतन? 25 होना चाहिए। 25 से अधिक का मतलब आप मोटे हो, और 30 से भी ज़्यादा हो गए हो तो बहुत ज़्यादा मोटे हो। ये BMI की परिभाषा हो, याद रखना। 25 से कम जो है वो अच्छा माना जाता है। 20 से 25 जो BMI है वो अच्छा वजन माना जाता है, 20 से 25 BMI। लेकिन 30 या उससे अधिक हो गई तो बहुत ख़राब होती है। बच्चों और किशोरों में अधिक वजन और मोटापे के लिए BMI की जो सीमा है वो उम्र के अनुसार अलग अलग होती है। फ्रेंड्स, अब मैं ये MUAC स्केल आपको बताने वाली हूँ। इसका MUAC स्केल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मिडिल अपर आर्म। M का मतलब मिडिल, U का मतलब अपर और A का मतलब आर्म। इसका होता है सरकमफेरेंस। इस क्या होती है? मिडिल आर्म मतलब अपनी जो भुजा होती है, अपनी जो भुजा जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, हमारा हाथ जो है, हाथ में हमने ऊपर की साइड देखी, मतलब मिडिल अपर, ऊपर की साइड में हमने बीच में जो अपनी हड्डी होती है उसके ऊपर साइड में एक टैप होता है, वो टैप को लगा के उस टैप को हाथ में पूरा लगाया जाता है, और उसके अनुसार उस हाथ की जो भी टैप में आएगा, जो भी कलर टैप में आएगा उसके अनुसार बच्चे का कुपोषण नापा जाता है। पहले अपन टैप देख लेते हैं कैसा है। ये टैप है, ये देखिए, ये इस प्रकार का एक टैप आता है। इसमें जो अगर ग्रीन टैप आपका आता है, अगर आप हाथ में इस प्रकार से बांध देते हैं, मैं बताती हूँ कैसे बांधते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से बांधते हैं, इस टैप को इस प्रकार से ऐसे बांध देते हैं। इस देखिए, ये बांधा है, ये बांधा है, ये इस प्रकार से अच्छा टाइटली बांध देते हैं। तो हाथ में इस प्रकार से टैप को बांध दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं। समझ में आया टैप को कैसे बांधते हैं? कौन सा टैप है? ये MUAC टैप है। MUAC टैप मतलब क्या होगा? मिडल अपर आर्म सरकमफेरेंस स्केल या टैप। ये टैप क्या होता है? ये कुपोषण की विभिन्न मात्राओं को जांचता है कि आप सामान्य हैं, आप अति कुपोषित हैं या आप अल्प कुपोषित हैं, ये बताता है। ये इस प्रकार से ये स्केल होता है। ये जो स्केल होता है ये नाप दिया जाता है। ये पहले स्थिति देख लीजिए, फिर कैसे क्या नापते हैं वो मैं सब बताती हूँ, है ना। अब ये देखिए स्केल। अब क्या होता है कि अगर स्केल पे ये ग्रीन कलर आता है, ग्रीन कलर आता है तो मतलब आप सामान्य हैं, मतलब आप पे कोई ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल हैं। ये 13.5 से जो होता है 13.5 तक जो होता है वो अच्छा माना जाता है, मतलब ग्रीन है, मतलब आप सामान्य। इसके बाद जो पीला कलर जो आता है अगर टैप में, तो वो मध्य कुपोषित होता है। पीला कलर अगर टैप में आ गया तो क्या होता है? मध्य कुपोषित। और अगर रेड कलर आ गया, इसका मतलब आप बेस्टेज की कैटेगरी में है, मतलब आपका ऊंचाई के अनुसार वजन बहुत ज़्यादा कम है, गंभीर कुपोषण वाली स्थिति आ जाती है। तो याद रखो, MUAC टैप में अगर यदि लाल कलर आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा गंभीर कुपोषित है। यदि पीला कलर आता है तो मतलब क्या होता है? बच्चा मध्यम कुपोषित है। हरा कलर आता है मतलब बच्चा सामान्य पोषित। अब इनकी मात्रा याद कर लेते हैं। देखो, ग्रीन कलर स्केल होता है सामान्य, मतलब 13.5 से 26.5 मीटर तक। देखो ये जो ग्रीन, देखो आपको दिख रहा होगा, ये 13 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे ये 26 दिख रहा है। तो 13 से जो 26 की जो मात्रा होती है ग्रीन कलर की, वो क्या होती है? सामान्य। मतलब बच्चा क्या है? सामान्य, उसको पोषण, कोई भी पोषण संबंधी बीमारी नहीं है। अगर पीला रंग स्केल में आता है, ये देखो पीला रंग, तो पीला रंग किससे किस तक होता है? 11.5 से 12.5 तक। पीला रंग किस में होता है? 11.5 से 12.5 तक होता है। और अगर 11.5 से 12.5 तक होता है तो बच्चा जो होता है वो मध्यम कुपोषित होता है। 11.5 से 12.5 में क्या होगा? बच्चा मध्यम कुपोषित होगा। इसके अलावा जो लाल रंग का स्केल है वो गंभीर कुपोषण की निशानी आ जाएगा। 11.5 से जो कम की जो स्थिति है, 11.5 से कम वो कितना भी हो सकता है, 9, 8, 7, वो जो 11.5 से जो कम की स्थिति है वो लाल रंग के स्केल में आ जाएगा। इसमें बच्चा क्या हो जाएगा? गंभीर कुपोषित हो जाएगा। याद रखिएगा, ये तीनों स्केल मैंने आपको बता दिए। ग्रीन रंग 13.5 से 26.5 तक, पीला 11.5 से 12.5 तक, और लाल रंग गंभीर पोषण 11.5 से सेंटीमीटर से कम। तो ये जो गंभीर कुपोषण है हो जाएगा लाल रंग वाला, पीला रंग वाला मध्य को। अब आपसे पूछेंगे, यदि
यदि 11.5 से 12 सेंटीमीटर MUAC स्केल में आता है तो बच्चा किस कैटेगरी में आएगा? तो आपका आंसर जाएगा मध्य कुपोषण की कैटेगरी में। अगर आपका आता है कि यदि MUAC स्केल में मान 11.5 सेंटीमीटर से कम आता है तो बच्चा किस कैटेगरी में हो जाएगा? तो बच्चा गंभीर कुपोषण कैटेगरी में आ जाएगा। यदि आपसे पूछें कि जो ग्रीन रंग स्केल है वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो सामान्य कैटेगरी में आता है। यदि MUAC स्केल में 14.5 पर स्केल रुकता है तो वो कौन सी कैटेगरी होगी? सामान्य, क्योंकि 13.5 से 26.5 कौन सी कैटेगरी होती है? सामान्य। तो आपको MUAC स्केल समझ में आ गया होगा। 13.5 से 26.5 क्या हो जाएगा? सामान्य। सामान्य हरा कलर है। 11.5 से 12.5 तक क्या हो जाएगा? पीला, मतलब मध्यम कुपोषण। और लाल जो है 11.5 से जो कम हो जाएगा वो गंभीर कुपोषित हो जाएगा, मतलब बेस्टेड। बेस्टेड मतलब क्या होता है? बेस्टेड मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा कुपोषित होता है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये इस तरह से आपको करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ वेस्टिंग और स्टंटिंग क्या होता है। तो अगर वेस्टिंग होगी तो वेस्टिंग को क्या बोलेंगे? ऊंचाई के अनुसार अगर वजन में कमी है। मैंने बताया कि अगर बढ़िया ऊंचाई बच्चे की देखो इतनी अच्छी है 50 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर वजन इसका 2 किलो हुआ तो बच्चा किस कैटेगरी में आ जाएगा? वेस्टिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। और यही यदि उम्र के अनुसार वजन में कमी होगा तो वो अंडरवेट आ जाएगा। स्टंटिंग क्या होता है? आयु के अनुसार ऊंचाई में कमी। आयु के अनुसार ऊंचाई में कमी होगी तो क्या कहलाएगा? वो स्टंटिंग। मतलब आयु तो आपकी हो गई है, आप 6 महीने के हो गए हो, लेकिन आपकी जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर ही बनी है, तो वो क्या कहलाएगा? स्टंटिंग कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा जो वेस्टिंग होता है वो तीव्र कुपोषण होता है। तीव्र कुपोषण मतलब अचानक से वजन कम हो जाना, अचानक से हो गया है। और जो स्टंटिंग होता है वो क्रॉनिक कुपोषण होता है। क्रॉनिक मतलब होता है धीरे 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 पता चलता है, एकदम से हमें नहीं पता चलेगा कि ये स्टंटिंग का शिकार है ये बच्चा, हमको धीरे धीरे पता चलेगा। और तीव्र कुपोषण जो वेस्टिंग वाला जो रहेगा वो हमें अचानक से होता है, तो वो हमें अचानक से पता चलता है। तो तीव्र कुपोषण किस कैटेगरी में आ जाएगा? वेस्टिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। क्रॉनिक कुपोषण किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्टंटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। ये देखो, ये इस प्रकार से, ये मैंने बताया था जो MUAC टेप है। कुपोषण के उपचार की कुछ ये विधियां हैं। गर्भधारण जैसे ही पता चले तो वैसे ही अपने नज़दीकी अस्पताल में चले जाओ, चेकअप करा लो। जन्म के 1 घंटे के अंदर ही माँ को ज़रूर अपना दूध पिलाना चाहिए। जो कोलेस्ट्रम जो होता है, कोलेस्ट्रम माँ का शुरू के जो 3 दिन होते हैं वो माँ के स्तन से कोलेस्ट्रम ही निकलता है। इसमें IgA एक एंटीबॉडी होती है जो माता को बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी 3 गुना होता है। गाय की जो दूध होता है उससे 3 गुना प्रोटीन होता है और ये एंटीबॉडी के रूप में भी काम करता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसका नियमित वजन भी कराना चाहिए। 6 माह के बाद उसको पूरक आहार खिलाना चाहिए। बच्चे को टीकाकरण समय पे कराना चाहिए। ये उसके कुछ उपचार हैं जो इसके लिए आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा सुपरवाइज़र का पैकेज है, बहुत ही शानदार ये पैकेज है हमारा सुपरवाइज़र का। इसमें टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। 1499 की ये बुकलेट है। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट आपको इसमें होते हैं। ऑनलाइन तैयारी भी कराई जाती है। डेली PDF दी जाती है और उसका टेस्ट होता है। बहुत ही शानदार हम तैयारी करवा रहे हैं सुपरवाइज़र की। ये टोटल 7 बुकलेट हैं जो आपके घर पर पहुँचेंगी। इसमें एक MCQ वाली बुकलेट भी मिलेगी, साथ में एक 1 लाइनर और 5 थ्योरी बुकलेट, साथ में एक ऑनलाइन का ग्रुप मिलेगा जहाँ पर हम तैयारी करा रहे हैं ऑनलाइन। आपको वहाँ पे डेली आपको टॉपिक वाइज PDF दी जाती है बहुत सरल तरीके से बनाकर, और डेली उसका टेस्ट होता है। एक ग्रुप जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वो आपको तुरंत उस ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। 6 से 7 दिन में आपके घर पे आपके नोट्स पहुँच जाते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमारे नोट्स हैं, बहुत सरल तरीके से बनाए गए हैं। और जो भी हमारे वीडियो की PDF होती है, जैसे कि कुपोषण वाली हुई है, जाइए मैं जो कल बता रही हूँ, कल मैंने सहसा व्यवस्था बहुत अच्छे से समझाया है, सारा कुछ आपको वहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, इस तरह का MCQ बुकलेट आपको हमारी 7 जो बुकलेट है उनके साथ ये इस तरह की MCQ बुकलेट मिलेंगी। इस तरह 7 बुकलेट आपके घर पे पहुंचेंगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और ये जो इफेक्ट मैंने ये डाला गया है, इस तरह की PDF बनाकर आपको ग्रुप में भेजी जाती है। ग्रुप में डेली आपको 1499 में 7 हार्ड कॉपी मिल रही है, मतलब 7 बुक आपके घर पर पहुँचेंगी। ऑनलाइन तैयारी के लिए एक WhatsApp ग्रुप मिल रहा है। ऑनलाइन आपको डेली टेस्ट देने मिल रहा है। ऑनलाइन आपको एक टॉपिक की PDF मिल रही है। सारा का सारा कुछ मैं आपको कितने में? केवल 1499 में। तो अगर आप हमारे नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर ये दिया हुआ है।
6260190944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि जन्म के समय कम वजन क्या होता है। जन्म के समय बच्चे का वजन क्या होना चाहिए और किससे कम होता है तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। तो जन्म के समय एक बच्चे का जो आदर्श वजन है वो 3.5 किलो होना चाहिए। कितना? 3.5 किलो। सामान्यतः 2.5 किलो से 4.5 किलो के बच्चे होते ही हैं। एक आदर्श वजन जो होता है 3.5। बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, बच्चा कब क्या करता है, बच्चा कितने में बोलना स्टार्ट करता है, कब वो पानी से खेलना शुरू करता है, कब वो हम उम्र बच्चों के साथ खेलता है, ये सारे के सारे 100 प्रश्न मैंने आपको कल वीडियो में कराए हैं। कल का जो ए सीरीज़ का हमारा 12वां वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगी। तो जन्म के समय बच्चे का आदर्श वजन कितना होता है? 3.5 किलो। औसत कितना होना चाहिए? 2.5 से 4.5 किलो। 2.5 किलो से कम वजन वाले बच्चे जो होते हैं वो कम वजन वाले बच्चे या कुपोषित बच्चे कहलाते हैं। जन्म के 6 महीने बाद बच्चे का जो वजन होता है वो जन्म के समय का दुगना होता है। अगर बच्चे का जन्म के समय 3.5 किलो का है तो 6 महीने बाद कितना हो जाएगा? 7 किलो का हो जाएगा। और यदि 1 साल में अगर जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है, मतलब लगभग बच्चा 11 किलो का हो जाएगा। यदि 3.5 किलो का बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीने में कितने का हो जाएगा? 7 किलो का। और 1 साल में कितने का हो जाएगा? 10.5 किलो का हो जाएगा। और 2 साल में कितने का हो जाएगा? 13.5 किलो का। मतलब 2 साल में लगभग 3 किलो वजन और बढ़ जाता है। शुरू का जो 1 साल होता है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे का वजन बढ़ता है। जन्म के समय अगर लंबाई की बात की जाए तो जन्म के समय पूर्ण अवधि के शिशुओं की औसत लंबाई, पूर्ण अवधि मतलब जो पूरे 280 दिन या अपने 40 वीक या 9 महीने में, अगर इन सभी पूरे क्राइटेरिया में बच्चा, मतलब पूरा 9 महीने बच्चे के गर्भ माँ के गर्भ में रहकर बच्चा पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पूर्ण अवधि। तो यदि वो पूर्ण अवधि में बच्चा पैदा होता है तो 48 से 50 सेंटीमीटर या 20 इंच का होता है। कितने का? 48 से 50 सेंटीमीटर या 20 इंच का। ये एक आदर्श लंबाई होती है। सामान्य सीमा कितनी है? 45.7 से 56, मतलब इतना तक भी हो जाता है। एक औसतन 48 से 50 बच्चे होते ही हैं। और सामान्य सीमा है, कभी कभी जो बहुत लंबे बच्चे होते हैं वो 56 सेंटीमीटर या 18 से 22 इंच के हो जाते हैं। औसतन जन्म के समय बच्चे की लंबाई 50 से 51 सेंटीमीटर होती है। 1 साल के जो बच्चा होगा उसकी लंबाई 75 से 76 सेंटीमीटर हो जाएगी। 4 साल में बच्चे की लंबाई जन्म की लंबाई की दुगनी हो जाती है। अगर 50 सेंटीमीटर है जन्म के समय तो 4 साल में कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। 4 साल में बच्चा कितने का हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और 13 साल में दुगनी हो जाएगी। 13 साल में बच्चे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 150 सेंटीमीटर हो जाएगी। 4 साल में कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। और 13 साल में कितनी हो जाएगी? 150। मतलब हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। यदि जन्म के समय बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर तो 4 साल में कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। अब हम पढ़ते हैं क्वासिओरकर। क्वासिओरकर से आप ध्यान रखो कि मैंने सबसे पहले जो वाला जो पेज करवाया था वो क्या करवाया था। क्वासिओरकर और मरासमस की 2 फोटो आपको बताए थे। क्वासिओरकर में बच्चे का चेहरा जो हो जाता है कैसा हो जाता है? एकदम मून फेस हो जाता है बच्चे का चेहरा। मून फेस हो जाता है, पूरा का पूरा दुबला है और चेहरा एकदम ऐसा फूल जाता है क्योंकि किसको? एडिमा हो जाता है। 1933 में सिसिली विलियम्स अफ्रीका में रहने वाले ने क्वासिओरकर का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वासिओरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और ये 3 से 5 वर्ष साल की उम्र में अधिकतर पाया जाता है। क्वासिओरकर किस उम्र में ज़्यादा पाया जाता है? वैसे तो ये जो वयस्कों में भी दिखता है लेकिन बच्चों में ज़्यादा होता है। एडिमा से जुड़ा होने के कारण इसे एडेमेटस कुपोषण भी कहते हैं। याद रखना किसको एडेमेटस कुपोषण बोलते हैं, ये भी आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है कि किसको एडेमेटस कुपोषण बोलते हैं। क्वासिओरकर, मरासमस, स्टंटिंग, ऐसा आपसे पूछेंगे तो आपको याद रखना है कि क्वासिओरकर जो होता है वो एडेमेटस कुपोषण कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडिमा होता है। एडिमा से जुड़ा होने के कारण इसको एडेमेटस कुपोषण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडिमा से जुड़ा होता है, इसलिए ये एडेमेटस कुपोषण कहलाता है। इसमें क्या होता है? जो लीवर होता है ना उस पर फैट चढ़ जाता है। लीवर पे क्या होता है? फैट चढ़ जाता है। जो लीवर होता है बच्चे का उस पर क्या होता है? चारों तरफ से उस पर फैट क्या होता है? लीवर पर फैट क्या होता है? चढ़ जाता है। याद रखना लीवर पे फैट चढ़ने के कारण ही उसको क्या होता है? एडिमा हो जाता है। उसका चेहरा एकदम फूल जाता है, उसकी जो पेट होता है वो एकदम फूल जाता है। इस लक्षण क्या होते हैं? शरीर में कुपोषण, थकान, प्यास, भूख ना लगना, पॉट बैली। पॉट बैली मतलब जो बैली होता है, जो पेट होता है ना एकदम बैली के आकार का हो जाता है, पॉट जैसा हो जाता है।
बैली क्या होती है, एकदम पॉट जैसी हो जाती है, इस तरह से मोटा पेट हो जाता है, पेट फूल जाता है, दस्त लगते हैं, बिना कारण से वजन में कमी आती है, हाथों और पैरों में सूजन आ जाती, उदासीनता, चिड़चिड़ापन, त्वचा पर ददोरा, बालों का गिरना, मध्य कान का संक्रमण, ये हो जाता है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ मून फेस, आपसे पूछेंगे ऑप्शन में ऐसा है ऑब्जेक्टिव, ये पर्पल कलर से इसलिए लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में भेजूंगी। अभी जो हमारा सुपरवाइज़र का पेड ग्रुप है, आप लोग देख रहे हैं, अगर जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं तो सारा का सारा ये देख लो कि जो ये पर्पल कलर से हाईलाइट किया है इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे मून फेस किसका लक्षण है, क्वासिओरकर, मरासमस, स्टंटिंग, वेस्टिंग, तो आपको याद रखना है जो मून फेस है वो किसका लक्षण है, क्वासिओरकर का। क्वासिओरकर में मून फेस हो जाता है, मतलब चेहरा जो होता है बहुत ज़्यादा बच्चे का सूज जाता है, इसमें शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, पेट फूल जाता है। क्वासिओरकर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। क्वासिओरकर से पीड़ित बच्चों में एल्बुमिन का स्तर जो होता है बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त वाहिकाएँ कमज़ोर हो जाती हैं और एडीएच हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है, जिसके कारण एडिमा हो जाता है। याद रखना, क्वासिओरकर में किसका स्तर कम पाया जाता है, एल्बुमिन का स्तर कम पाया जाता है, जिससे रक्त वाहिकाएँ कमज़ोर हो जाती हैं और जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, जो आपके शरीर से पानी को निकालता है, वो क्या होगा, पानी को निकालेगा नहीं बल्कि पानी में जो होगा जमा होता जाएगा पानी में, तो एकदम एडिमा, पानी जो है निकलता नहीं है, डायरेटिक उसके लिए दी जाती है शरीर से पानी निकालने के लिए, है ना, तो इसलिए इसमें एडिमा हो जाता है। क्वासिओरकर तीव्र कुपोषण का रूप है। तो ये मैंने आपको पूरा क्वासिओरकर पढ़ा दिया, आपको ये समझ में आ गया क्वासिओरकर। अब हम पढ़ने वाले हैं मरासमस। मरासमस और क्वासिओरकर में मेन अंतर क्या है कि मरासमस में एडिमा नहीं होता है, क्वासिओरकर में एडिमा होता है। क्वासिओरकर में जो पेट और चेहरा एकदम फूल जाते हैं, चांद जैसे हो जाते हैं, जबकि मरासमस में एकदम मरे तुरे से हो जाते हैं। मरासमस से ऐसे याद रखो, एकदम बहुत दुबले पतले से मरे तुरे से हो जाते हैं, वो मरासमस होता है। मरासमस 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों में होता है। शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण ये हो जाता है। मांसपेशियां छीड़ हो जाती हैं, वजन में कमी, सूखा रोग, और सबसे मेन बात इसमें क्या हो जाता है, मंकी फेस हो जाता है। फेस कैसा हो जाता है, मंकी जैसा। जैसे क्वासिओरकर में कौन सा फेस था, मून फेस था, और यहाँ पे कौन सा हो जाता है, मंकी फेस हो जाता है। मेरासमस अधिक सामान्य सिंड्रोम है, जिसे चिकित्सीय रूप में चमड़ी के नीचे जो वसा भंडार होती है उसमें कमी, मैंने बताया था जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके नीचे एक पतली फैट की लेयर बनी होती है, एक वसा की परत बनी होती है, वो बच्चों को माँ के द्वारा ही मिलती है वो परत, तो इसी के कारण बच्चा अच्छा हेल्दी होता है। अगर वही नहीं होती है तो बच्चा कैसा होगा, कुपोषित। तो यही चीज़ मरासमस में हो जाती है। इसमें एडिमा की अनुपस्थिति होती है, मांसपेशी की बर्बादी, मुख्य अंतर यही है इसमें और क्वासिओरकर में कि इसमें एडिमा की कमी होती है। प्रोटीन, कैलोरी, ऊर्जा और वसा की कमी भी इसमें पाई जाती है। आपसे मैं पूछूं, गैस करो, ये डिसीज़ कौन सी है, फ्लैग साइन इन द हेयर, बाल ऐसे ऐसे हो जाते हैं, एनीमिया हो गया है, एब्डोमन में स्वेलिंग है मतलब एब्डोमन जो क्या है, फूल रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, मून फेस हो रहा है। अब मून फेस किसका निशानी है, कौन किसको पहचान जाओगे आपको, क्या है ये क्वासिओरकर वाला बच्चा है। क्यों, क्योंकि इसका फेस कैसा है, मून जैसा है। ये देखो दोनों में अंतर, क्वासिओरकर और मरासमस दोनों में अंतर। क्वासिओरकर वाला बच्चा देखो कितना पेट भी फूला है और चेहरा भी फूला है, और ये देखो एकदम से दुबला पतला सा बच्चा बैठा है। तो ये जो है ये मरासमस है और ये क्या है, क्वासिओरकर। इसमें जो आई भी है वो बहुत ज़्यादा बल्गिंग, मतलब बहुत ज़्यादा तो बाहर निकली हुई है, और इसमें रिंकल्ड स्किन मतलब झुर्रियाँ वाली स्किन है। इसमें मून फेस है, इसमें मंकी फेस है। इसमें जो देखो पूरी हड्डियाँ दिखी हैं, उसमें थिन ऊपर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आप दोनों में समझ सकते हैं इस चित्र से कि ये क्वासिओरकर है और ये मरासमस है। मरासमस एकदम दुबला पतला हो जाता है और क्वासिओरकर में बच्चा एकदम से फूल जाता है। इनकी दीर्घकालिक अतिसार, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, इसमें ये लक्षण आ जाते हैं। लंबे समय तक अतिसार हो सकता है, मतलब दस्त लग सकते हैं, बौद्धिक विकलांगता भी आ जाती है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर देख लेते हैं। 1 साल में बच्चों की लंबाई 75 से 76, 2 साल में होती है 87 से 88, 3 साल में 96 से 97, 4 साल में 100 से 101 सेंटीमीटर लंबाई होती है। लंबाई के फैक्ट हैं, याद कर लेना लिख के ये फैक्ट। 2 साल में 87 से 88, 1 साल में 75 से 76, और जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी होती है, 45 से 50।
कुपोषण मापन के वर्गीकरण। अब सबसे पहले हम देखते हैं गोमेज वर्गीकरण। सबसे पहला कौन सा है? गोमेज वर्गीकरण। देखो, गोमेज वर्गीकरण का उपयोग करते हुए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति जांची जाती है। सबसे पहले ये याद रखो, कितने वर्ष तक की? 5 वर्ष तक की। गोमेज वर्गीकरण बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसको हम PEM बोलते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को क्या बोलते हैं? PEM बोलते हैं, को वर्गीकृत करने की सबसे प्रारंभिक प्रणालियों में से एक है। इसको आयु के अनुसार अपेक्षित वजन के प्रतिशत पर ये आधारित है। मतलब आयु के अनुसार जो वजन होता है उस पर ये आधारित है। जैसे कि 90% से अधिक अगर आ गया है आपका, तो वो क्या हो जाएगा? सामान्य कैटेगरी में आ जाएंगे। यदि 76 से 90% आया है आपका, आपने परसेंटेज कैसे निकालेंगे मैं भी बताती हूँ आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए आप। 76 से अगर 90% आ गया है तो हल्का है, मतलब आप प्रथम डिग्री कुपोषण में। अगर 76 से 80 मान आ गया तो मतलब आप प्रथम डिग्री कुपोषण में। यदि 61 से 75% मान आ गया तो मतलब आप द्वितीय डिग्री कुपोषण में हैं। और 60% से कम आ गया मतलब आप तृतीय डिग्री कुपोषण है। मतलब ये जो डिग्री है ना, ये जरूर आपको याद रखना है। गोमेज में, गोमेज का याद रखो, आयु के अनुसार इसमें वजन निकाला जाता है। किसमें? आयु के अनुसार वजन निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे। देखो, मैंने ये खुद लिखा है। देखो, सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले इसकी कंडीशन होती है कि जैसे कि बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है ना। इस बच्चे का जो इन दोनों बच्चे की जो आयु है वो सपोज करो 1 साल आयु है। 1 साल की नहीं, मतलब नवजात शिशु, नवजात मान लो, क्योंकि वो आपको याद है तो आपको ज़्यादा अच्छे से। ये भी नवजात है और ये भी अभी हुआ है ना। ये वाला जो नवजात है ये बिल्कुल आदर्श वेट का है। मतलब अपन को पता है कि एक बच्चे का जो आदर्श वजन होता है जब वो पैदा होता है तो कितने किलो का होता है? वो 3.5 किलो का होता है ना। तो ये इसका आदर्श वजन है। मतलब जो अपन को जो जैसे कि जो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है सामान्य वजन कुपोषित बच्चे का वजन, कुपोषित वजन इंटू 100। मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम कुपोषित बच्चे का वजन। कुपोषित बच्चे का वजन, जैसे कि अगर बच्चा 1 साल का है उसका सामान्य वजन कितना होना चाहिए? 3-3.5 किलो वजन होना चाहिए। लेकिन अगर कुपोषित बच्चा है तो सपोज करो उसका वजन कितना है? 2.5 किलो अगर उसका वजन है ना। या अगर सपोज करो 1.5 किलो वजन है। यदि उसका कुपोषित बच्चे का वजन कितना है? 1.5 किलो। एक आदर्श बच्चे का वजन कितना होता है? 3.5 किलो होता है। इंटू अपन 100 कर देंगे। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1500/3500 हो जाएगा। और 15/35 हो जाएगा, 1500/35 हो जाएगा। जब अपन इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 42, है ना। तो ये देखो, इसमें कैटेगरी क्या होती है? दोनों की समान आयु होना चाहिए। मतलब जिस बच्चे की आप तुलना कर रहे हो, जिस कुपोषित बच्चे की आप तुलना कर रहे हो, उसका जो वजन आप जो ले रहे हो सामान्य बच्चे का, वो उसी एज का होना चाहिए, है ना। तो सामान्य वजन कितना हो गया? सामान्य वजन होता है कितना? 3.5 होता है सामान्य वजन। और कुपोषित बच्चे का वजन हमने माना, एक कुपोषित बच्चा 1.5 किलो का हुआ है तो वो कुपोषित है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 42% आएगा। अब अगर 42% आता है मतलब ये 60 से कम है। 60 से अगर कम होता है तो कौन सी कैटेगरी आती है? 60 से कम वाली। अभी मैंने ऊपर बताया था, देखो 60 से अगर कम गंभीर है, 60 से अगर कम है तो क्या हो जाएगा? बहुत गंभीर वाला हो जाएगा। 60% से अगर कम है तो तृतीय डिग्री कुपोषण हो जाएगा। 90 से अधिक है तो समान है। 76 से अगर 90% है तो प्रथम डिग्री कुपोषण है। 61 से अगर 75 है तो द्वितीय डिग्री कुपोषण है। और 60% से अगर कम है तो वो क्या है? वो गंभीर, मतलब तृतीय डिग्री कुपोषण है। तो याद रखिएगा, ये पूरे फैक्ट जो मैंने बताए हैं ये पूरे के पूरे याद रखिएगा कि अगर मैंने बताया इसका सूत्र कैसा होगा? कुपोषित बच्चे का वजन बटे सामान्य बच्चे का वजन गुणित 100, है ना। ये सूत्र रहेगा। इस सूत्र में अगर 60% से कम आएगा तो बच्चा तृतीय डिग्री कुपोषण होगा। 61 से 75% आएगा तो बच्चा द्वितीय डिग्री कुपोषित होगा। 76 से 90% आएगा तो प्रथम डिग्री, मतलब सामान्य सा। और 90% से अधिक आएगा तो वो 90% कैसे आ सकता है? जैसे कि एक औसत बच्चे का वजन कितना होता है? 3.5 किलो। अगर एक कुपोषित बच्चा आया है वो कितने का आया है? 3 किलो का आया है। और अपन को इसको नापना है तो अपन ने पॉइंट हटा के ये ऊपर कर
लिया है, 5 का 30, 5 7 35 और 600 बटे ये 7 आ गया है ना। ये आ गया, ये देखो 80 दशमलव कुछ आ गया। तो 80 दशमलव अगर कुछ आ रहा है तो मतलब ये किस कैटेगरी में आ रहा है, 76 से 90, मतलब ये कौन सा कुपोषण हो जाएगा, प्रथम डिग्री। आपको ये डिग्री वाला याद रखना है गोमेज वर्गीकरण में कि 90% से अधिक है तो सामान्य है, 76 से 90 है तो प्रथम डिग्री है, 66 से 75 द्वितीय डिग्री है और 60% से कम है तो तृतीय डिग्री कुपोषण है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा गोमेज के। कैसे नापते हैं, ऊपर लिखते हैं हम कुपोषित बच्चे का जो वजन, नीचे लिखते हैं एक सामान्य बच्चे का वजन इंटू 100। सामान्य बच्चा उसी एज का होना चाहिए जिस एज का कुपोषित बच्चा है। इस प्रकार सूत्र द्वारा मैंने कवर करा। अब हम देखते हैं वेलकम वर्गीकरण। वेलकम वर्गीकरण बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण की आयु के अनुसार अपेक्षित वजन के प्रतिशत और एडिमा की उपस्थिति अनुपस्थित करने की प्रणाली। देखो जैसा कि गोमेज वर्गीकरण है, सेम टू सेम वेलकम वर्गीकरण है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई है कि यहाँ पे एडिमा की उपस्थिति और अनुपस्थिति को भी बताया है। अगर एडिमा की उपस्थिति होगी तो बच्चे में क्वासी-ओरकर बीमारी होगी, और एडिमा की उपस्थिति नहीं होगी और 60% से कम वजन होगा तो बच्चा मरासमस का रोग का शिकार होगा। किसका, मरासमस का। यदि 60% से कम, प्रतिशत कैसे निकालना है मैंने आपको ऊपर बताया है। देखो इसमें पढ़ लो। अपेक्षित वजन का 60 से 80% अगर है और एडिमा की अनुपस्थिति में है तो बच्चा केवल अंडरवेट का कहलाएगा। मतलब 60 से 80% वजन है और एडिमा की अनुपस्थिति है, एडिमा नहीं है, तो बच्चा कैसा कहलाएगा, केवल उसको अंडरवेट है और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर 60 से 80% वजन में आ रहा है और उसको एडिमा भी मौजूद है तो बच्चा जो है वो क्वासी-ओरकर का शिकार कहलाएगा। यदि बच्चे का जो वजन है वो 60% से कम है और एडिमा की अनुपस्थिति है तो बच्चा मरासमस रोग का शिकार कहलाएगा। और एडिमा है और 60% से वजन भी कम है तो उसको मरासमस भी होगा और क्वासी-ओरकर भी होगा। कैसे, एक बार टेबल में पढ़ लेते हैं। देखो अगर 60 से 80% वजन है, मतलब 60 से 80 के बीच, 61 हो, 62 हो, 70 हो, 60 से 80% के बीच में एडिमा अनुपस्थित है, एडिमा नहीं है बच्चे को, तो बच्चा कौन सी कैटेगरी में आएगा, बच्चा अंडरवेट में आ जाएगा। 60 से 80% वजन है और एडिमा क्या है, उपस्थित है, तो अंडरवेट के साथ साथ कौन सा कहलाएगा, क्वासी-ओरकर कहलाएगा। उसको क्या है, क्वासी-ओरकर वाली बीमारी है अगर 60 से 80% वजन है। लेकिन 60% से कम हो गया वजन, 60% से भी कम हो गया और एडिमा अनुपस्थित है, एडिमा नहीं है और वजन लेकिन बहुत ज़्यादा, 60% से कम मतलब बहुत ज़्यादा वजन कम, तो बच्चा किसका शिकार हो जाएगा, मरासमस। उसको मरासमस है। अंडरवेट तो मतलब 60 से 80% वजन अगर होगा तो वो अंडरवेट होगा, लेकिन 60 से भी कम है, अगर 60 से भी कम है, वजन बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसमें कौन सी बीमारी हो जाती है, मरासमस हो जाती है। लेकिन अगर 60% से वजन भी बहुत ज़्यादा कम है और एडिमा भी बच्चे को है तो उसको मरासमस और क्वासी-ओरकर दोनों ही हो जाएंगे। क्लियर हुआ आपको फैक्ट। गोलमेज जैसे ही हम इसमें निकालेंगे, ऊपर कुपोषित बच्चे का वजन बटे सामान्य बच्चे का वजन इंटू 100, उससे हमें ये परसेंट निकल जाएंगे। अब इन परसेंट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्रथम डिग्री, दूसरी डिग्री और तृतीय डिग्री कुपोषण होता है। यहाँ पे ये बातें हैं, माना जाता है कि क्या बच्चे को मरासमस है, क्या बच्चे को क्वासी-ओरकर है, यहाँ पर ये मापा जाता है ना। तो क्लियर हो गया आपका। 60% से अगर कम है और एडिमा है तो मरासमस भी होगा और क्वासी-ओरकर, क्योंकि एडिमा है तो क्वासी-ओरकर होगा और 60% से वजन कम है तो इसलिए मरासमस होगा। 60% से वजन कम है तो मरासमस होगा, 60 से 80% है तो क्वासी-ओरकर होगा, 60 से 80% एडिमा अनुपस्थित है तो अंडरवेट होगा। सारे फैक्ट क्लियर कर लीजिए। PEM क्या होता है, इसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी बोलते हैं। इसे कभी कभी प्रोटीन ऊर्जा अल्प पोषण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं वाटरलूम वर्गीकरण। देखो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है वेलकम वर्गीकरण, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है गोमेज वर्गीकरण, ये दोनों जो थे वो वजन के थे, आयु के अनुसार वजन का वर्गीकरण था। और जो वाटरलूम वर्गीकरण है वो आयु के अनुसार ऊंचाई का वर्गीकरण है। मतलब आयु के अनुसार ऊंचाई में अगर कमी है तो वो भी एक कुपोषण की ही निशानी है। तो जैसे ही हम उसका सूत्र लगाते थे, सामान्य बच्चे का वजन
ऊपर कुपोषित बच्चे का वजन इंटू 100। यहाँ पे भी हम ऐसे लगाएंगे, कुपोषित बच्चे की ऊंचाई बटे सामान्य बच्चे की ऊंचाई इंटू 100, ऐसे हम इसमें परसेंट निकाल लेंगे। तो वाटरलू वर्गीकरण बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण को वेस्टिंग और स्टंटिंग की डिग्री के आधार पर वर्गीकरण करने की प्रणाली है। जिस तरह गोमेज वजन के अनुसार डिग्री देता है, उसी प्रकार वाटरलू क्या करता है, लंबाई के अनुसार डिग्री देता है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। बोनापन क्या कहलाएगा, उम्र के हिसाब से अगर ऊंचाई में कमी है तो वो क्या कहलाएगा, बोनापन कहलाएगा। याद रखना, बोनापन क्या होता है, यदि उम्र के हिसाब से वजन में कमी हो। वेस्टिंग क्या होती है, यदि ऊंचाई के अनुपात में वजन में कमी हो। और कम वजन क्या होता है, उम्र के हिसाब से अगर वजन में कमी हो तो वो किस कैटेगरी में आता है, कम। ये बोनापन क्या होता है, इस बोनापन को हम बोलते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग को ही बोनापन बोला जाता है, जो मैंने भी ऊपर भी पढ़ाया है। ये देख लीजिए, ये इसका पूरा जो वाटरलू है उसका पूरा का पूरा ये रिकॉर्ड है। वाटरलू में सामान्य अगर कुपोषण है, सामान्य कुपोषण अगर आता है तो स्टंटिंग मतलब कितना होता है, जो परसेंटेज कितना आएगा, 95 रहेगा तो वो स्टंटिंग कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब उम्र के अनुसार वजन में, हाइट में कमी। वेस्टिंग आ जाएगा, ऊंचाई के अनुसार वजन में कमी। हल्का कुपोषण 87.5 से 95 में आ जाएगा और वेस्टिंग 80 से 90 में आ जाएगी। मध्यम कुपोषण में 80 से 87.5 आ जाएगा और वेस्टिंग में 70 से 80। गंभीर कुपोषण 80 से कम और वेस्टिंग 70 से कम। ये आयु के अनुसार ऊंचाई का आधार है। याद रखना, जो वाटरलूम है, वाटरलूम किसको आधार बनाते हैं, तो आयु के अनुसार ऊंचाई को बनाते हैं, उम्र के अनुसार नहीं बनाते। वजन के अनुसार ऊंचाई नहीं बनाते, आयु के अनुसार ऊंचाई बनाते हैं। इसमें क्या होता है, यदि जो नंबर है 90% से अधिक आता है तो बच्चा किस कैटेगरी में आता है, सामान्य। 76 से 90 में आता है तो बच्चा प्रथम डिग्री कुपोषण। 61 से 75 में आता है तो द्वितीय डिग्री कुपोषण। 60% से कम आता है तो तृतीय डिग्री कुपोषण। 76 से 90 है तो प्रथम डिग्री, 61 से 75 द्वितीय डिग्री और 60 से कम तृतीय डिग्री। कैसे नापेंगे, सेम वैसे ही, एक सामान्य बच्चे की ऊंचाई और एक जो कुपोषित बच्चे की औसत ऊंचाई, कुपोषित बच्चे की ऊंचाई बटे जो सामान्य बच्चे की औसत ऊंचाई इंटू 100। सपोज कीजिए एक बच्चे, नवजात जो बच्ची है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, और जो आपको एक कुपोषित बच्चे की ऊंचाई कितनी दी है, 40। तो ये 40 है, तो 40 बटे 50 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 बटे 5 आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 80। ये जो 80% आ रहा है, ये 80% किस कैटेगरी में आ रहा है, तो ये 80% देखो किस कैटेगरी में आ रहा है। 76 से 90 कौन सा आ जाएगा, प्रथम डिग्री कुपोषण। तो यदि बच्चे की जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है, अगर बच्चा पैदा हुआ है और 40 सेंटीमीटर का है तो वो प्रथम डिग्री कुपोषित है। कैसा है, वो प्रथम डिग्री कुपोषित है। क्योंकि हमने उसको कैसे नापा, हमने एक औसत बच्चे की जो हाइट से उसको नाप के उसको इस तरह से उसका परसेंट निकाला है। परसेंट प्रथम डिग्री द्वितीय डिग्री कैसे हो गए हैं ये हमने पढ़ ली है। 76 से 90 प्रथम डिग्री, 61 से 75 द्वितीय डिग्री, 60% से कम तृतीय डिग्री, है ना। वाटरलूम ऊंचाई आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार हाइट को नापने का ये तरीका है कुपोषण का। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सारे फैक्ट आपको क्लियर हुए हैं या नहीं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखो, 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान, ये भूख सूचकांक है, कुपोषण भूख पर आधारित है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा आया, 111वां आया है। और श्योपुर जो है, इथोपिया जो है अफ्रीका का, वो बहुत ज़्यादा कुपोषित शहर है। और श्योपुर जो है मध्य प्रदेश में, उसको भारत का इथोपिया कहा जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषित शहर यही है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स नापते हैं वो इस प्रकार से नापते हैं। अगर हरा कलर आता है तो गंभीर होता है, मध्यम कम गंभीर होता है, मध्यम 10.9 तक होता है, गंभीर जो स्थिति होती है तो 20 से 34.9 तक होती है, ये खतरनाक 35 से 49.9 तक होता है। एक सेकेंड। और जो 50 होता है अत्यंत खतरनाक। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है ना, उसमें ये स्केल होता है जिससे नापा जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, गोमेज का जो वर्गीकरण है, और ये इस प्रकार के ग्रुप में टॉपिक दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।